आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। हमने अभी तक पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ाई की, परंतु जैसा नीट का नया सिलेबस आया है तो उसमें नई वाली बुक से आपसे पूछा जाएगा। तो अब आज से हम जो भी अब नए चैप्टर होंगे वो नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और जो भी हमने पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ाया है तो आप नई वाली एनसीईआरटी मिलान करके जो भी हेडिंग्स नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं उनको छोड़ करके पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि जो नई एनसीईआरटी में नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए, पहले पार्ट का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत रसायन, केमिस्ट्री में। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली से संबंधित है, केमिस्ट्री का मतलब रसायन। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ये नाम दिया गया है तो इस नाम से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो रासायनिक पदार्थ है उसमें विद्युत के स्वरूप का अध्ययन करना है, कि इलेक्ट्रिसिटी का उसमें क्या काम है, या विद्युत के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसका नाम है विद्युत रसायन। तो देखिए, जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए किनारे दिया गया है कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो जो जो भी आएगा उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, वैद्युत रसायन का मतलब है विद्युत और रसायन विज्ञान का समावेश। तो रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में इन रिएक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विलोमतः अगर हम इसका उल्टा कहें, विलोम का मतलब उल्टा, तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है जो स्वतः अग्रसारित नहीं होती। तो देखिए, पहले क्या कहा कि जो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यानी केमिकल रिएक्शन है, उनसे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। और उसके नीचे लिख रहा है कि इसका उल्टा अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है या अग्रसर किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, जो स्वतः अग्रसरित नहीं होती, जो अपने आप आगे नहीं बढ़ती। तो बस इन बातों का हम पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या उपयोग है और रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करें। तो इसी पर आधारित है, तो एक एक करके हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन है। इसको पहले अंडरलाइन करते हैं, फिर इसको समझाते हैं हम आप लोगों को। तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा उसी बात को यहाँ पर लिख रहा है कि वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा, जो अपने आप क्रियाएं चल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं या केमिकल रिएक्शन, उनसे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से विद्युत उत्पादन यानी बिजली का उत्पादन किया जाए एवं विद्युत ऊर्जा के स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन है। और विद्युत ऊर्जा जो स्वतः अपरिवर्तित
रासायनिक परिवर्तन है जो अपने आप नहीं हो रहा है, उनको विद्युत ऊर्जा के द्वारा परिवर्तित करने का जो अध्ययन हम कर रहे हैं वही हमारा वैद्युत रसायन है। तो जो ऊपर लाइन लिखी उसी को यहाँ बता रहा है, बारीकी से समझिए। कह रहा है यह विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही विचारों से उपयोगी है। बहुत सारी धातुएं जिनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी धातुएं, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं अन्य बहुत सारे रसायन एवं वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो कह रहा है जितनी भी हैं वो सारी धातुएं यानी मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, क्लोरीन यानी Cl2, फ्लोरीन यानी F2 और बहुत अन्य सारे केमिकल्स जो हैं इन्हीं केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। बैटरियां एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो हमारी बैटरी है और ये जो सेल है जो टार्च में डालते हैं, ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को, जो मसाला भरा है उसकी केमिकल रिएक्शन को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे हमारा बल्ब जलने लगता है एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रगुण यानी इफिशियंट तथा अल्प प्रदूषक होती हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन वाली जो जितने भी हमारे पास जो अभिक्रियाएं हैं उनमें एक विशेषता होती है कि एनर्जी अच्छी मिलती है और प्रदूषण कम होता है, पॉल्यूशन अल्प प्रदूषण होता है इनसे। अतः वैद्युत रसायन का अध्ययन कई नई तकनीकियों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे बैटरी से हम लोग पंखा चलाते हैं तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं, तो बहुत कम प्रदूषण, यानी कुल मिलाकर उसमें जो केमिकल भरा है जिसको तेजाब कहते हैं उससे थोड़ा बहुत प्रदूषण है, तो अल्प प्रदूषक इसीलिए कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी प्रदूषण कम है, कम करने की जरूरत है, वहाँ हम इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग कर सकते हैं। संवेदी संकेतों का कोशिका से मस्तिष्क या इसके विपरीत दिशा में संचरण एवं कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रासायनिक ही है। अतः रसायन एक अति विस्तृत एवं अंतर विषयी विषय है। तो ध्यान दीजिए, हम पैर में छूते हैं और हमें मस्तिष्क में पता चल जाता है कि हमने पैर में छुआ है, या महक आती है खाने की तो हमें पता चल जाता है कहीं खाना बन रहा है। तो इन सब के पीछे जो क्रियाएं हैं वो रासायनिक क्रियाएं हैं और उन रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उसी विद्युत ऊर्जा को मस्तिष्क तक ले जाया जा रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है। कैसे? जैसे सूरज से फोटान आया, फोटान हमारी बॉडी में टकराया, तो टकरा करके हमारे शरीर के अंदर जो नर्व है, तंत्रिका तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उसने उसको एक्साइट कर दिया। तो वो जैसे पत्थर पानी में मारे तो तरंग उत्पन्न हो जाती है, तो फोटान रूपी पत्थर हमारे शरीर में लगा और जो नर्व है तंत्रिका तंत्र उसमें तरंग उत्पन्न हो गई। वो तरंग मस्तिष्क में पहुंची करंट के रूप में, लेकिन ये करंट इतनी कम होती है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको सोडियम पोटेशियम पंप और ये सब मिलेंगे, तो वहाँ और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के मोटी मोटी बात कि रासायनिक स्वरूप में जो क्रियाएं होती हैं वही विद्युत स्वरूप में बदल करके मस्तिष्क को सूचना देती हैं और हम धूप से छांव में आ जाते हैं, पता चलता है कि धूप तेज है। तो इसी रासायनिक क्रिया जो शरीर में वो भी कारक यही है। इस एकक यानी अध्याय में हम केवल इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहलुओं पर विचार करेंगे। अब देखिए वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वैद्युत रासायनिक सेल यानी जो इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है उसके कारण विद्युत उत्पन्न हो जाए,
करंट उत्पन्न हो जाए, तो वैद्युत रासायनिक सेल इसीलिए नाम दिया गया। डैनियल सेल की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में हम चित्र 2.1 में समझ सकते हैं। देखिए जो है इस सेल का नाम है डैनियल सेल, जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लवणों के विलयनों में निमज्ज हैं, यानी डूबे हुए हैं। तो यहाँ डैनियल सेल है जिसमें जिंक एवं कॉपर के इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं और जिंक का साल्ट है यहाँ पर, यानी जिंक रूपी लवण है। साल्ट का मतलब होता है अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस से मिला हुआ जो बना हुआ पदार्थ है, उसको हम साल्ट या हिंदी में लवण कहते हैं। तो जिसमें जिंक होगा उससे बना हुआ यहाँ पर लवण है, जिसमें कॉपर होगा यहाँ पर बना हुआ लवण है। जैसे कॉपर सल्फेट हो सकता है, यहाँ जिंक है तो जिंक सल्फेट हो सकता है। जो भी मतलब कोई इसी का ऐसा संबंध होगा जिसमें उसमें लवण में कॉपर होगा, इसमें जिंक होगा। तो देखिए कह रहा है कि डैनियल सेल की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में हम चित्र 2.1 में समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर हमारा किस चीज का है? डैनियल सेल का है। तो डैनियल सेल अंडरलाइन करिए ये पूरा, तो इससे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखिए यही दिक्कतें हैं कि अब जो किताब बनाई गई एनसीईआरटी की, उसमें अब छोड़ दिया बीच का और आगे का लिख दिया, जो चैप्टर छूटे। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया आ गई। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पीछे नहीं बताया गया होगा तो आप परेशान होंगे। अब हमने 11 का पूरा तो नहीं पढ़ाया, हो सकता है वहां बताया हो। तो देखिए रेडॉक्स को हिंदी में उपचय अपचय रिएक्शन बोलते हैं, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। रेडॉक्स, रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। ठीक ना। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जिससे ऑक्सीजन निकल जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, या दूसरी तरह कहें कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ जाए, वो रिडक्शन है, और जिससे हाइड्रोजन निकल जाए वो ऑक्सीडेशन है। एक रूप में और कह सकते हैं कि जिसमें ये ऊपर जो लगा हुआ है घात, ये बढ़ जाए तो कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, घट जाए तो कहेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा आगे इस पुस्तक में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने के लिए। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि जो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जो ऊपर ये पावर है इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसमें बढ़ेगा कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें घटेगा कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर एक ही अभिक्रिया में घट भी रहा है किसी का और किसी का बढ़ रहा है तो कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको अंडरलाइन करिए ताकि इनको समझ में आए कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, आप जानते हैं कि नहीं। तो देखिए अभिक्रिया नीचे लिखी गई है, कह रहा है कि यह सेल निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ध्यान दीजिए रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो ये रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर Zn है सॉलिड, जो ठोस है तो सॉलिड लिखा है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, यहाँ पर जो भला गया उसमें जल है, उसी में Cu+2 आयन हमारे इसमें तैर रहे हैं, तो ये जलीय विलयन है Cu+2 आयन का। इससे Zn+2 बना,
इसका जलीय विलयन यहाँ होगा, प्लस Cu यानी सॉलिड है। तो देखिए यहाँ पर Zn सॉलिड है, तो इसकी जो हमारे पास वो है ऑक्सीकरण नंबर, जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर देखिए +2 हो गया, इसमें कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, यहाँ पर +2 है तो इसका घट रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये समझना है कि जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसको 0 भी मानते हैं, कि यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं। तो प्लस नहीं है तो 0, वैसे कुछ नहीं तो उसको 1 ही माना जाता है। तो अगर पावर में कुछ नहीं लिखा तो उसको 0 मानेंगे, और यहाँ कुछ नहीं लिखा पहले तो इसको 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हम यही मानेंगे कि 0 से +2 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें +2 से 0 हो रही है। अभी आगे देखते हैं, आएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब Zn+2 तथा Cu+2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वानी या वोल्टीय सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब Zn+2 तथा Cu+2 आयनों का जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में जब कंसंट्रेशन Zn+2 या Cu+2 का 1 मोल होता है तो जो इस सेल का वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें विभव आ गया वोल्ट, तो इसीलिए इस गैल्वेनी सेल को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसको समझना है। अब देखिए, यदि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए चित्र 2.2 का एवं इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि कोई अभिक्रिया हो रही है तो जाहिर सी बात है अग्र दिशा में चल रही है तो 1.1 वोल्ट के पोटेंशियल से चल रही है। अब अगर इसको रोकना है तो इसके विरोध में इतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो विभव ऊर्जा भी इसका मतलब होता है और स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो इसका मतलब ये ऊर्जा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई क्रिया अगर हो रही है तो 1.1 वोल्ट का अगर उसमें विभव है तो उसको विपरीत दिशा में फिर उसी स्थिति में लाने के लिए बाहर से 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ कही जा रही कि विपरीत दिशा में आरंभ कर देती है अगर बाहर की ओर से इतना ही विभव लगा दें, और इससे जैसे थोड़ा सा ज्यादा होगा तब क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी। तो वही कह रहा है कि वाह विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि यानी 1.1 से जरा भी अगर वृद्धि होगी तो पुनः अभिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती, यानी विपरीत दिशा में होने लगती। चित्र 2.2 का ग। अब यह एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है जो कि एक स्वतः परिवर्तित रासायनिक अपक्रिया को विद्युत ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। दोनों ही सेल बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन आगे के पृष्ठों में हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के 1.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ अगर विपरीत दिशा में लगाया जाए तो एक क्रिया रुक जाएगी, और रुक करके अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा हम पोटेंशियल लगा देंगे तो विपरीत दिशा में चलने लगेगी। अब देखिए, अतः यह एक विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य होता है। अब देखिए, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है कि बिजली का उपयोग करके किसी लवण को 2 भागों में तोड़ देना। अपघटन का मतलब तोड़ना। जैसे CuSO4 है तो बिजली वाली ऊर्जा का उपयोग करके Cu+2 और SO4-2 में अगर जोड़ दें तो कहेंगे विद्युत अपघटन, यानी बिजली के द्वारा
अपघटित यानी तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। आप देखते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि जो बाहरी वाला वैद्युत वाहक बल है जिसको ई कहा गया वो कम है 1.1 से, इसलिए क्रिया इधर को चल रही है। और जब बाहरी वाला भी 1.1 हो गया, इसके बराबर जितना उत्पन्न हुआ था, तो I = 0 यानी विद्युत का प्रवाह रुक गया, यानी दोनों तरफ क्रियाएं रुक गई। क्योंकि जब विभव बराबर होगा, विभवांतर नहीं होगा, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, तो I = 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब बाहर वाला 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो अब पहले इधर को था, अंदर वाला ज्यादा था तो इधर को था, बाहर वाला ज्यादा हो गया तो इधर को हो गया, तब इलेक्ट्रॉन इधर को जाने लगा। तो इसीलिए EY जब ज्यादा हो गया 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन देखिए इधर को जाने लगा। तो इसमें देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर की ओर होता है, अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। तो कॉपर से जिंक की ओर जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विरोध में विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। फिजिक्स में बहुत बार हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, करंट इधर को, यहाँ पर 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा रहा तो करंट भी नहीं फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि बाहरी वाला भी 1.1 वोल्ट है और अंदर वाला भी 1.1 वोल्ट है, तो बाहर और अंदर का विभव समान है, यानी विभवांतर 0 है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, तो I = 0। इसमें उल्टा हो गया, बाहर वाला ज्यादा हो गया तो इधर जाने लगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी होगी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से ही रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। तो जब नहीं विद्युत धारा जाएगी ही नहीं, तो विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो कोई अभिक्रिया नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर, यानी इसका उल्टा हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जिंक जो है निक्षेपित का मतलब डिपोजिट होना मतलब वहीं पर बैठ जाना। तो जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक जमा होती है और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर घुलता जाता है, यानी छूट करके इस विलयन में आएगा। और यहाँ पर जो जिंक इसमें घुला होगा वो इस पे फिर से इकट्ठा होने लगेगा। ध्यान दीजिए दोनों बातों में। यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक छूटा, डिजॉल्व हुआ, जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है, यानी डिपॉजिट होता है। तो इसमें क्या है कि जिंक घुल रहा है और जिंक घुल करके इलेक्ट्रॉन के रूप में इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रूपी ऊर्जा के रूप में, और कॉपर में निक्षेपित इकट्ठा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब कुछ द्रव्यमान इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये घुलेगा और यहाँ पर इकट्ठा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए पहले जिंक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा होंगे उधर से कम की ओर जाएंगे। निगेटिव का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी निगेटिव है, तो कोई चीज ज्यादा से कम की ओर जाती है तो इधर जा रहा है। और यहाँ पर ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है तो इधर से इधर आ रहा है। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन छूट के इधर से इधर आएंगे, तो इधर निक्षेपण होगा, यानी वो हो गए डिपोजिट, और इधर डिजॉल्व होंगे, यानी इधर घुलेंगे, इधर इसमें जमेंगे। तो कैसे क्या हो रहा है? इधर देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि I 0 है, विद्युत ऊर्जा जा ही नहीं रही। अब आ जाता है आगे गैल्वेनी सेल। अभी हमने डैनियल सेल पढ़ा, अब गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे। तो देखिए गैल्वेनी सेल में क्या कह रहा है कि गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है।
देखिए कह रहा है गैल्वेनी सेल, तो गैल्वेनोमीटर जैसे नाम होता है, एम्पियर मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, तो उसी आधार पर इसका नाम गैल्वेनी सेल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वैद्युत रासायनिक सेल है, यानी केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसमें ऑटोमेटिक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और अपचयन होता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होती है और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस युक्त में स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में रूपांतरित होती है, जिसको मोटर या अन्य विद्युतीय जुगतों जैसे हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन से गिब्स ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, और किसी स्वतः अभिक्रिया के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि केमिस्ट्री में कि गिब्स ऊर्जा यानी G का मान निगेटिव होना चाहिए, तो गिब्स ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि के चलाने में उपयोग करते हैं। डैनियल सेल, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, एक ऐसी ही सेल है जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अपक्रिया होती है। Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिब्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu S। ऊपर हम लोग ये रासायनिक क्रिया पढ़ चुके हैं। इस अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है, जिनका योग समग्र सेल अभिक्रिया देता है। तो कह रहा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पूरे सेल की अभिक्रिया है, तो जब अलग अलग कर देंगे तो आधे सेल की अभिक्रिया कहेंगे, यानी हाफ सेल रिएक्शन। तो देखिए Cu प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो ये Cu ठोस बन जा रहा है, यानी 2 पॉजिटिव थे तो 2 निगेटिव आकर के इसको न्यूट्रल कर दिए, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक ना। Cu में कोई अब आवेश नहीं है, न्यूट्रल हो गया। या यूं कहें कि प्लस और माइनस वाले चार्ज बराबर हो गए। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर संख्या लिखी है इसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर +2 से 0 हो गया, यानी घट रहा है। तो घटने को क्या कहते हैं? हिंदी में अपचयन और अंग्रेजी में रिडक्शन। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए Zn सॉलिड है जिससे Zn+2 बना है। अब Zn+2 बना तो जाहिर सी बात है कि इससे Zn+2 बना है, इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर +2 इधर लिख दिया, तब +2 बना क्योंकि 2 निकले होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है 0 से +2, इसलिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। अर्ध क्यों है? क्योंकि आधी लिखी गई, ये आधी है, ये आधी है, पूरी क्या है ये है। तो ये अभिक्रिया डैनियल सेल के 2 विभिन्न भागों में होती हैं। अपचयन अर्ध अभिक्रिया यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। यहाँ 0 से +2 बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीकरण है। तब ये बताने की जरूरत ही नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। हाफ सेल या रिडॉक्स कपल कहलाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन अर्ध सेल, और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन अर्ध सेल या अपचयन अर्ध सेल कहते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं, हम विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन यानी जुड़ने से डैनियल सेल जैसी असंख्य गैल्वेनिक सेलों की रचना कर सकते हैं। ऐसे अर्ध सेल रिएक्शनों को जोड़ते जाइए तो तमाम सेल बन जाएंगे। प्रत्येक अर्ध सेल में धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य में निमज्जा यानी डूबा रहता है। तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या होता है कि जो धात्विक भाग है वो डूबा रहता है। जैसे ये देखिए, ये डूबा हुआ है इस विलयन में, यहाँ पर देखिए डूबा हुआ है।
तो वही कह रहा है कि प्रत्येक अर्धशेल में धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य में निमज्ज या डूबा रहता है। दोनों अर्धशेल बाहर से एक वोल्ट मीटर एवं एक स्विच के माध्यम से धात्विक तार द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखिए यहाँ से तार द्वारा ऐसे जोड़ दिया गया है दोनों इलेक्ट्रोडों को। दोनों अर्धशेल के वैद्युत अपघट्य चित्र 2.1 में दिखाए गए लवण सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं। ये साल्ट ब्रिज, लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए ये जो जुड़ा हुआ है ये साल्ट ब्रिज है, इधर से इधर ये जोड़ता है। क्यों ऐसा है? देखिए जब हम इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये ऐसे नहीं जा सकता। हमने पढ़ा है कि ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ, यानी जहाँ पर मिलान ना हो, लास्ट में पूरा बंद परिपथ ना हो, वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं बनाएंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आएगा? ये सर्किट ही नहीं पूरा कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ से लेकर के ऐसे से लेकर के ऐसे से लेकर के ऐसे से लेकर के इस तरह सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से मान लीजिए इधर जा रहा है या इधर से इधर, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। तो वही कह रहा है साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं। कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य में निमज्ज होते हैं एवं ऐसी स्थितियों में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक ही बाल्टी में दोनों डाल दिए जाएंगे तो फिर ये साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य अंतरा पृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है, जिससे कि यह धनावेशित हो सके। तो जाहिर सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि जो ये हम फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक ना। तो ये आते रहेंगे जब तक इसका निगेटिव खत्म नहीं हो जाए। तो ये जो पॉजिटिव हुआ है इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के पहले गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये निगेटिव है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये पॉजिटिव का मतलब कि इसके पृष्ठ पर डिपॉजिट होकर के तब तक डिपॉजिट होंगे जब तक ये उदासीन ना हो जाए। तो विद्युत धारा का कब तक प्रवाह होगा? जब तक ये दोनों न्यूट्रल ना हो जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये कहने का मतलब इसकी बाहरी सतह पर यानी पृष्ठ पर इलेक्ट्रोड की। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य अंतरा पृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अंतरा पृष्ठ यानी अंदर वाले पृष्ठ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोड के अंदर से निकल रहे हैं। अंतरा पृष्ठ का मतलब अंदर वाले पृष्ठ से। अब देखिए उसी समय इलेक्ट्रोड की धातु के परमाणु के विलयन में आयनों के रूप में जाने एवं इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि यह ऋणावेशित हो सके। तो जैसा हमने आपको बताया कि अब यहाँ पर निगेटिव है तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर से निकल के इधर इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा। साम्य अवस्था पर यानी इक्विलिब्रियम में जब दोनों तरफ बराबर की अवस्था हो पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है एवं दोनों विपरीत अपक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है।
तो देखिए साम्य अवस्था शब्द जो आया है इसको गंभीरता से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि दोनों तरफ क्रियाएं चल रही हैं। जैसे एक तरफ धनावेश भाग इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसी अनुपात में धनावेश बढ़ रहा है, जिस अनुपात में ऋणावेश दूसरी तरफ जा रहा है। तो जब धनावेश का बढ़ना ऋणावेश के मतलब उधर जाने के लगभग संतुलन में हो जाएगा, तो इसी को साम्य अवस्था कहेंगे। मतलब क्रिया भी चलती रहेगी लेकिन संतुलन में पूरी प्रक्रिया रहेगी। इसको गतिक साम्य भी कह सकते हैं, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, यानी इलेक्ट्रॉन की गति भी हो रही है और धनावेश और ऋणावेश का संतुलन भी बना हुआ है, तो इसे गतिक साम्य कहेंगे या साम्य अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया जब होती है तो साम्य अवस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है एवं दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। तो एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, तो जाहिर सी बात है धनावेश उच्च विभव में हो गया, ऋणावेश की तरफ निम्न विभव हो गया, यानी एक विभवांतर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसी डिफरेंस को विभव कहते हैं, और चूंकि विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी विद्युत विभव जिसको कहेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे ऊपर पढ़ा है तो पूछ लेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने हाफ सेल रिएक्शन ऊपर पढ़ी Cu और Zn की अलग अलग, तो उस स्पीशीज में यानी वो जो दिया गया हाफ सेल रिएक्शन उसमें जब सांद्रता केवल एक यूनिट में होती है, इकाई में, तो जो भी उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इसी को पहले जो है अपचयन विभव कहते थे, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। आगे पढ़ेंगे IUPAC के हिसाब से यौगिकों के या तत्वों के जो नाम दिए गए। गैल्वेनिक सेल की वो अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है एवं विलयन के सापेक्ष इसका विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन यानी रिडक्शन होता है कैथोड कहलाती है एवं इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। तो ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल जिधर धनात्मक होगा तो उस वाली अर्ध सेल में रिडक्शन होगा, उसको कैथोड कहेंगे, और जिसमें रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड कहेंगे। गैल्वेनिक सेल के सापेक्ष ध्यान दीजिए, कहीं दूसरे सेल में और कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और कैथोड में रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा और पोटेंशियल धनात्मक होगा। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एवं जैसे ही स्विच चालू यानी ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि सेल में बटन दबाते ही करंट फ्लो होती है, तो उसका सारा कारण हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है, हम इसे वोल्ट में नापते हैं।
तो इसको वोल्ट में नापेंगे सेल विभव को। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव होता है उसको सेल विभव कहते हैं। और जब हम मानक एकांक मान लेते हैं तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों यानी अपचयन विभव का अंतर होता है। तो जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड कैथोड जो है उनके जो अंतर होता है पोटेंशियल का, उसी को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इसे सेल वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, ईएमएफ। यह इस समय सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब ईएमएफ हम कहेंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो जो पोटेंशियल होगा टर्मिनल का, दोनों खूंटियों का सेल के, तो उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत वाहक बल कहते हैं सेल का। कब? जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तब। अब यह स्वीकृत परिपाटी है, यानी सब वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया है कि गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम एनोड को बाईं ओर एवं कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनोड को बाईं ओर लिखेंगे, कैथोड को दाईं ओर। ये चिन्ह परिपाटी है। जैसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक लिखते हैं, विपरीत में ऋणात्मक, तो ये लिखते हैं, ऐसा चिन्ह परिपाटी है। तो उसी तरह यहाँ भी चिन्ह परिपाटी है। गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए साधारणतया धातु एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर एवं दो वैद्युत अपघट्यों को यदि वो लवण सेतु द्वारा जुड़े हों तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर लिखा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है एवं बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है, जैसे कि नीचे बताया गया। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें अर्ध अभिक्रिया को लिखना है तो पहले इसमें लिख दिए, जैसे CU की लिखना है। फिर यहाँ पर ZN की लिखना है तो इसमें लिख दिए, और दोनों के बीच डबल लाइन का अंतर करके लिखते हैं। अभी नीचे लिखा जाएगा, देखिएगा। तो गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए साधारणतया धातु एवं वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस के मध्य या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर एवं दो वैद्युत अपघट्यों को यदि एक लवण सेतु द्वारा जुड़े हों तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर लाइन खींचकर लिखा जाता है। अगर सेतु है तो यहाँ पर पास थोड़ा दो लाइन खींचेंगे। फिर इधर आधी सेल की अपक्रिया लिखेंगे, चाहे वो ऑक्सीकरण हो या रिडक्शन, और इधर आधी लिखेंगे। बाईं तरफ हमेशा एनोड लिखेंगे और दाईं तरफ हमेशा कैथोड को रखेंगे। तो अब देखिए, इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो नीचे सेल क्रिया पढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी सेल का अगर हमें ईएमएफ लिखना है तो ई सेल इक्वल टू ई दायां वाला ईएमएफ माइनस ई बायां वाला, यानी राइट हैंड में लेफ्ट हैंड घटाएंगे। इसको याद कर लीजिए। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया। जैसे कोई सेल है तो सेल की पूरी अभिक्रिया, तो Cu ठोस है सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस मतलब जलीय विलयन है, तो इससे Cu प्लस 2 एक्वस बन रहा है और 2Ag सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, Cu का Cu प्लस 2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag प्लस का Ag में रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैथोड पर हमारा अपचयन होगा। गैल्वेनिक सेल है, देखिए ये गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एनोड पर कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा।
तो कैथोड पर देखिए रिडक्शन वाला लिखेंगे, रिडक्शन में ये ऊपर वाला नंबर घटता है, तो यहाँ पर Ag प्लस है, प्लस से 0 हो गया, और 2 Ag हैं तो 2 प्लस है कुल मिला के, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ने पड़े इसको 0 करने के लिए। यहाँ पर देखिए नोड पर रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, तो Cu+2 से प्लस Cu 0 है, यहाँ पर 0 से +2 बन रहा है। अब इसको न्यूट्रल करने 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ा कि ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहाँ पर 0 से 2 हो रहा है, यानी बढ़ रही है संख्या, तो ऑक्सीकरण है। यह देखा जा सकता है कि अभिक्रिया समीकरण 2.5 एवं अभिक्रिया समीकरण 2.6 का योग समीकरण 2.4 देता है। इनको जोड़ दिया जाए तो यही समीकरण मिल जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर वाले कट जाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा। एवं सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह तथा कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है। तो कॉपर वाला एनोड की तरह काम करता है, सिल्वर वाला कैथोड की, जैसा ऊपर हमने पढ़ा है। सेल को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अब सेल रिएक्शन को कैसे हम बताएंगे, तो यहाँ पर समझिए कि देखिए हमने रिएक्शन कैसे लिखी है। तो इधर ऑक्सीकरण वाली लिखी है, इधर अपचयन वाली, बाईं तरफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और दाईं तरफ रिडक्शन। तो देखिए Cu का Cu+2 में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ये नंबर बढ़ रहा है, तो इसको इधर लिखा। Ag का Ag यहाँ 0 हो रहा है, तो Ag प्लस से Ag बनाया, तो ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है, और एक एक लकीर खींचा Cu से Cu+2 बनने में, यहाँ Ag प्लस से Ag बनने में एक लकीर खींचा। और चूंकि ये जो सेल है इसमें लवण सेतु है यानी साल्ट ब्रिज है, तो ये 2 लकीर खींचा है। तो कैसे लिखा गया है ये समझिए। तो वही कह रहा है कि एवं हम पाते हैं कि सेल इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां इक्वल टू ई Ag प्लस से Ag बन रहा है दाईं तरफ, और बाईं तरफ Cu से Cu+2 बन रहा है, तो माइनस करके ई Cu+2 से Cu लिखा है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको रिएक्शंस को लिखते हैं। तो ये कैसे लिखा गया है, इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करें। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।